Very good evening, everyone. लास्ट वीक निफ्टी का जो क्लोजिंग रहा समवेयर अराउंड 24,853। और जो हमने रेंज उसमें मेंशन की थी जहां पे हमको बाय करना है, जहां पे हमको सेल करना है, वहीं से जो मार्केट है उसी के पास से हमें एक बाय एंट्री बहुत अच्छा उसमें मिला। तो एक बार मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूं, वहां पे आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूं पहले। सो 31 अक्टूबर 2024 में एक यहाँ पे एक बड़ा जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये वाला। अब ये एक मंथली का रेड कैंडल है जहां पे 20 दिन, एक हम पकड़ के चलते हैं कि 20 से 22 दिन उसमें ट्रेडिंग डेज रहेंगे। जब वहां पे हम लोग वीकली में जाते हैं तो वीकली में जो हमारा मंथली का कैंडल बना है उस मंथली के कैंडल में ये 1 2 3 4 कैंडल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पे सेलिंग जो है, यानी कि एक बार सेलिंग यहां पे स्टार्ट हुआ जो बड़ा रेड कैंडल है। और उसके बाद में दो छोटे छोटे बेस कैंडल आए हैं, यानी यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुआ। ये जो पहला रेड कैंडल था वीकली का मैं बता रहा हूं, जहां पे मैंने सेलिंग स्टार्ट किया, ये तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि प्राइस वन साइड नीचे आई है, बॉडी पार्ट बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स डोमिनेंट थे। बट उसके बाद में कहीं ना कहीं जो सेलिंग था उसको कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर आया। कोशिश किया बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने का, बट अल्टीमेटली जो है वापस से सेलिंग कैंडल के साथ में जो फाइट है वो एंड हो गया, और वहां पे अल्टीमेटली सेलर्स ही विन विन सिचुएशन में रहे। तो बेसिकली ये जो प्राइस नीचे जब आई है यहां से, तो ये पर्टिकुलर जो दो बेस कैंडल है यहां पे जो था ना, वो एग्जैक्ट एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था प्राइस नीचे आने से पहले। तो जहां मैंने अभी दो मार्क एरो मार्क किए, यहां पे क्या हुआ है, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इम्बैलेंस यानी क्या कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में जो फाइट हुआ था, अल्टीमेटली अगर हम लोग देखते तो उसके बाद में कंटिन्यूअसली प्राइस जो है नीचे ही गई है। तो मंथली के अंदर ये वीकली का एक सप्लाई जोन बना हुआ था जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स थे। तो आप करंट वीक पे अगर हम लोग जाते हैं तो लास्ट वीक हमने देखा था कि एक काफी अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ में प्राइस क्लोज हुआ है। फॉलो थ्रू हाई ब्रेक होगा नहीं होगा वो हमें उसके अंदर देखना था। अगर हम लोग यहां से डेली में जाते हैं तो लास्ट वीक हमारा 16 मई के पास में जो क्लोजिंग हुआ उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद में 16 मई को हमने देखा था कि कहीं ना कहीं फॉलो थ्रू हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं, प्राइस जो है लो ब्रेक कर रहा है पर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ये क्यों हुआ, तो प्राइस जो है ये एक ओरिजिन के पास में है। तो यहां से क्या हुआ था, सेलिंग ऑर्डर का एक ओरिजिन हुआ था। तो यहां से जो ओरिजिन पॉइंट के पास में प्राइस था, और वहां से हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने का भले ही कोशिश करता रहेगा, बट सेलिंग इतना स्ट्रांग है कि प्राइस प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, और वहीं से प्राइस ने नीचे आना चालू कर दिया था। अब वीकली का जो क्लोजिंग हुआ है, करंट वीक जो यहाँ पे क्लोज हुआ है लगभग 24,853 के पास में क्लोज हुआ है, और जो करंट वीक है लास्ट वीक के रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट हुआ है। तो अभी भी प्राइस को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ऊपर जैसे प्राइस जा रही है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है तो इमीडिएटली बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो यानी अगेन हम लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी हम लोगों को ऐसा ही चॉपी मार्केट देखने मिल सकता है कि जैसे प्राइस ऊपर जाती है तो फिर से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने मिले, और अगर प्राइस नीचे आती है तो हम लोगों को एक बाइंग प्रेशर देखने मिले। अब यहां से हम लोग एक बार 125 मिनट में जाते हैं। तो 125 में मिनट में देखेंगे तो एक बार के लिए क्या हो गया कि आरएसआई की मैं बात कर रहा हूं, तो प्राइस ने कहीं ना कहीं एक बार के लिए 40 पे सपोर्ट लिया और 60 पे रेजिस्टेंस लिया। यानी हमको मोमेंटम इंडिकेटर भी क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है अभी साइडवेज में है।
तो 60 मिनट पे एक बार जाते हैं हम लोग, 60 मिनट पे कुछ हमें मिला है, तो एक बार के लिए यहाँ पे तो क्या हो गया, 40 का ब्रेक हो गया और 60 कहीं ना कहीं प्राइस अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 60 मिनट के हिसाब से कहीं ना कहीं अगर अब यहां से ही प्राइस अगर ये वाला जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर सस्टेन होना चालू करती है तो यहां से हम लोगों को एक करेक्शन कंटिन्यू देखने मिल सकता है। बट अभी भी जो प्राइस ने है ना कि यहाँ पे हमको जो चाहिए था कि एक ये वाला जो पॉइंट है वो ब्रेक होना चाहिए था, बट वो ब्रेक हुआ नहीं है, प्राइस ने वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस हमको देखने मिला है। अगर लास्ट वीक का आपने वीडियो देखा रहेगा तो हम लोगों ने देखा था कि अगर प्राइस 24,532 के पास में हमें अगर बाय का चांस मिलता है तो हमें एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे देखने मिल सकती है। यहां से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी तो आया है, बट हमें क्या चाहिए था कि जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, तो लगभग अभी जो मैंने एक H5 को जो लाइन मूव किया है दैट इज 24,947, तो यहां से क्या है, सेलिंग स्टार्ट हुआ है। तो ये जो सेलिंग स्टार्ट का जो पॉइंट है ना, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज होना चालू होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बायर्स में अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ रहा है, क्योंकि जहां पे सेलर्स है तो सेलर्स जहां पे है वहां पे बायर्स प्राइस को ऊपर के तरफ पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। बट ये एंटायर जो एरिया रहेगा दैट इज 24,947 से लेके 25,245, ये एंटर एरिया में बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा। तो यहां पे अगर बाय करने से हम लोग बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली यहां पे हुआ था जब प्राइस हमारे लेवल के पास में आया था। तो यहां पे देखो क्या हुआ, जैसे हमने देखा था कि ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट लिख के रखा है कि यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, एक दिन सेलिंग आया, 2 दिन सेलिंग आया, यानी दूसरे दिन क्या हुआ कि इतना कुछ स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर नहीं आया, भले ही प्राइस ने नीचे आने का कोशिश किया बट प्रीवियस डे लो जो था उसके नीचे प्राइस कहीं पे क्लोज नहीं हो पाई। और एक बार के लिए प्राइस ने एक डिप दिया और उस डिप ने जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, ये वाला पॉइंट जहां पे मैं अभी माउस रोटेट कर रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें यहां पे क्लोज मिल गया था। तो क्लोज मिलने से क्या होता है कि मुझे पता चल रहा है कि यहां पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग बायर्स है जिन्होंने क्या किया है कि जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था ना उसके ऊपर प्राइस को क्लोज करने में सक्सेस हो गए। बट क्या हो गया देखो, यहां पे जैसे मैंने बताया कि प्राइस ने जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ ना उसके ऊपर तो क्लोज हो गया है, बट अगर आप लोगों को डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट पता है तो ये जो पूरा एंटायर जो एरिया है, ये एंटायर एरिया में सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है यहां पे हो सकता है कि और भी ज्यादा सेलिंग के ऑर्डर रहे, यानी यहां तलक प्राइस आते आते कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर कम हो गया होगा और वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ गया रहेगा। तो अब हमें कहां पे बाय करना है, जहां पे बायर्स स्ट्रांग है हमको वहीं पे बाय करना है। तो बायर्स कहां पे स्ट्रांग थे हमने देखा, यहां पे हमको बाय करना था, वहां से तो एक बार के प्राइस यहां से ऊपर चली गई। अब एक बार यहां पे जो प्राइस आई थी यहां से एक बार जो हमारा चांस था वो तो चला गया। अब हमारे लिए यहां पे अब बाय करना, यानी वापस से अगर प्राइस 24,849 से अगर वापस से 24,530, 24,470, 480 आती है तो यहां पे अब थोड़ा सा बाय करने का जो प्रोबेबिलिटी है यानी वो चांस थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा नहीं कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यहां से भी प्राइस ऊपर जा सकता है, बट अब जो पहले हमने यहां पे बाय प्रेफरेंस दिया था अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा और यहां पे वेट एंड वॉच करेंगे। हम अब यहां पे बाय करना थोड़ा सा कॉशियसली और वेट करेंगे, बाय करने का अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, बट एक बार जो यहां से चाप प्राइस चल गई है तो यहां पे जो बाय के पेंडिंग ऑर्डर से उसने उसका काम कर दिया है। अब यहां पे और बायर अगर स्ट्रांग रहते तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग स्टार्ट हुई है उसके ऊपर अगर प्राइस जाके क्लोज होती थी तो हम लोग यहां पे दोबारा बाय करने का सोचते थे, बट प्राइस ने क्लोजिंग वहां उस पॉइंट के ऊपर नहीं दिया, यानी
ये सेलिंग जहां पे स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर क्लोज नहीं मिला। तो अब जब प्राइस यहां से नीचे आएगी तो बट हम लोग यहां पे थोड़ा सा एक बाय करने का सोच सकते हैं, बट अगेन यहां से प्राइस चलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ हमारी कम हो जाएगी। तो अगेन जो रेंज हमारे लिए रहेगा वो रेंज सेम ही रहेगा। अगर हमको करंट मार्केट प्राइस ये ऊपर के एरिया में आती है और यहां से हमको कोई भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट 15 मिनट में अगर कोई शॉर्ट का चांस मिलता है तो हम लोग वापस से शॉर्ट करना सोचेंगे। और नीचे में अब जो रहेगा बेसिकली कि ये जो गैप बना हुआ है यहाँ पे 9th में का जो गैप है, अब वो गैप अगर फिल होने प्राइस आती है तो यहाँ पे एक बार हम लोग बाय करने का सोचेंगे। तो हुआ क्या है कि लास्ट वीक प्राइस जो है करंट यानी उसके लास्ट वीक के रेंज में ही थी। तो हो सकता है कि अगले वीक में भी थोड़ा सा प्राइस नैरो रेंज में रहे, यानी ये जो हमने अभी लेवल्स जो मार्क करके रहे ना, इसी लेवल्स पे प्राइस ट्रेड करते रहे। तो अब प्राइस साइडवेज हो जाएगा तो हमें ट्रेड लेने में थोड़ी सी हो सकती है दिक्कत, जाए वहां पे प्रॉपर सेटअप ना मिले, प्राइस हल्का सा ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो हमको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने के लिए। ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को वहां पे एक और वीक जो नेक्स्ट वीक रहेगा थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर आइदर रेंज कोई ब्रेक होती है और प्राइस उसके ऊपर या प्राइस नीचे क्लोज होती है तो नए डायरेक्शन के लिए प्राइस का हमको नया मूव देखने मिल सकता है। उसके बाद में हमने बैंक निफ्टी जो डिस्कस किया था कि एक हल्का सा जो रेंज है, अगर बैंक निफ्टी का अगर मैं मंथली चार्ट करूं तो मंथली चार्ट में अभी भी प्राइस काफी स्ट्रांग ही हम लोगों को दिख रही है। वीकली की अगर हम लोग बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो अब हमें जो है यहाँ पे प्राइस के अंदर डाइवर्जेंस देखने मिल रहे हैं। डाइवर्जेंस इसका मतलब क्या है कि प्राइस थोड़ा सा जो है ओवरबॉट हो गया है या फिर प्राइस ने रैली कर दिया और एक हल्का सा एक करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड है। रिवर्सल नहीं है पर एक करेक्शन हमको चाहिए था। कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंस है। और अगर हम लोग डेली की बात करें तो डेली में भी कहीं ना कहीं अगर हम आप अगर आरएसआई का चार्ट देख रहे हो तो कंटिन्यूसली हमें क्या हो रहा है, एक इसके अंदर कंटिन्यूसली हमको एक स्लोपिंग मूव देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर डाइवर्जेंस तो यहाँ पे हम लोगों का भी नहीं देखने मिल रहा है, बट जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं हल्का सा स्लो डाउन हो गए हैं। तो लास्ट वीक हमने जो देखा था कि 16 मई को जो प्राइस क्लोजिंग हुई थी समवेयर अराउंड 55 354 के पास में, तो उसके ऊपर हम लोग बाय करने का सोच रहे थे। और उसके ऊपर अगर प्राइस जाती है तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर 55 955 के पास में अगर हमको मिलता है तो हमको एक शॉर्ट चांस मिलेगा। बट हुआ क्या कि प्राइस वहां तलक तो नहीं गई, उसके पहले ही प्राइस नीचे आना चालू हो गई। तो देखो अब क्या हुआ। वापस से हम लोग यहाँ पे ये दिन फोकस करेंगे 19 मई का। तो 19 मई को क्या हुआ, प्राइस ने एक बार प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया, प्राइस नीचे आई, प्राइस फिर से ऊपर चली गई। तो अब प्राइस ने क्या किया, एक लो यहां पे बनाया समवेयर ये वाला लो। तो कहीं ना कहीं इस लो ने लास्ट जो हमारा हाई था, ये सेलिंग वाला जो स्टार्ट पॉइंट था, कहीं ना कहीं वो पॉइंट ब्रेक किया। यानी हम लोग बोल सकते कहीं ना कहीं यहां पे बायर्स थे। अब प्राइस ऊपर तो गई, वापस से प्राइस देखो इंट्राडे में उसी लेवल के पास में आके रुक गई। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि ये सेलिंग वाला स्टार्ट पॉइंट था तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फ्रेश सेलिंग आ गई हो और यहां से हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिला। तो यहां पे अगेन जो हमने बायर्स जहां पे थे वहां पे अब क्या हो गए, जहां पे बायर्स थे ना वहां पे सेलर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और वापस से प्राइस वहां पे जा रही है फिर नीचे आ गई है। फॉलो थ्रू सेलिंग यहां पे हम लोगों को नेक्स्ट डे भी देखने मिला। तो नेक्स्ट डे भी सेम लेवल पे हम लोगों को फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिला और जो अच्छा लेवल था जो हमने मार्क करके रखा था समवेयर अराउंड 54,493,
अब ये लेवल, अभी मैं थोड़ा सा इसको लाइन मूव कर रहा हूं यहां पे अगेन। देखो क्या हुआ है, मैं अभी यहाँ पे कुछ दिन मार्क करता हूं, यानी आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये डे वन है, ये डे टू, डे थ्री और डे फोर। तो अब क्या हुआ है, देखो डे वन से क्या हो रहा है कि डे टू से क्या हो रहा है, डे वन पे तो बहुत अच्छा क्लोजिंग हमको मिल गया, बट डे टू से क्या हो रहा है, प्राइस में जो है वो सेलिंग कंटिन्यू है। तो डे टू पे सेलिंग आया, डे थ्री पे फॉलो थ्रू सेलिंग आया, डे थ्री पे फॉलो थ्रू सेलिंग आया। फॉलो थ्रू सेलिंग यानी क्या है कि डे थ्री पे डे टू का लो ब्रेक हो गया और प्राइस नीचे आके लगभग उस लो के थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ। डे फोर एक बहुत स्ट्रांग, एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न आप बोल सकते हो उसको, जो बेसिकली मैं बहुत पसंद करता हूं ऐसे काइंड के जो रिवर्सल पैटर्न रहते हैं। रिवर्सल पैटर्न यानी कैसा है कि प्राइस देखो कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है, तो प्राइस में क्या होता है ना, दो बहुत स्ट्रांग बाइंग क्या है, या फिर बहुत यानी सेलर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे कि 2 या 3 दिन, हार्डली डे वन के बाद में 2 से 3 दिन सेलिंग कंटिन्यू रहता है, और चौथे ने तो पांचवें दिन में क्या होता है, प्रीवियस डे का लो एक बार के लिए ब्रेक होता है। प्राइस ने यानी इंट्राडे जो हाई है वो इंट्राडे हाई प्राइस यहां पे ब्रेक करके ऊपर क्लोज देती है, और यहां पे तो क्या हुआ, जहां से यानी डे थ्री का जो हाई था ना उसके ऊपर भी जाके क्लोज हो गया। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट था, तो यहां पे क्या हो गया, आने वाला जो सेलिंग है वो स्टॉप हो गया था और यहां से बाइंग स्टॉक स्टार्ट हो गया था। तो अब ऊपर से यानी हम लोग तो सोच रहे थे कि 55 955 अगर आता है तो बहुत अच्छा चांस मिलेगा, बट जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गए और फिर से हमारे डे वन के हाई के नीचे आके सस्टेन होना चालू हो गई, तो हम लोगों को पता चल गया है कि ऊपर में ट्रैप हुआ है और प्राइस यहां से नीचे आना चाहिए। तो अब कहां तक नीचे आना चाहिए, यहां पे हमने जो इंपॉर्टेंट रिवर्सल या फिर जो पॉइंट हमने मार्क करके रखा, अब यहां पे जब प्राइस आएगी तो यहां पे हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगा। तो देखो लगभग उसी प्राइस उसी रेंज में है और ऊपर गई। अब क्या हो गया, यहां तक प्राइस नहीं आई, तो यहां पे अगर आप जाओगे तो क्या होगा, 60 मिनट पे देखोगे तो 60 मिनट पे यहां पे एक डिमांड जोन था, यहां से प्राइस जब नीचे आई उसके बाद में प्राइस ऊपर चली गई। तो 5 मिनट में यहाँ पे हम लोगों को एक बाइंग वाला सेटअप मिल गया था। यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन ही यहाँ पे था, और हमारा जो बाय पॉइंट जो ट्रिगर हुआ था इसके अंदर समवेयर अराउंड इसके ऊपर। अब बेस्ट पॉइंट क्या रहेगा ना, कि जहां पे मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, यानी जहां पे मैंने एंट्री रीटेस्ट के लिए मार्क किया है, देखो ये वाला अगर कैंडल है तो सेम उसी पॉइंट को टेस्ट करके प्राइस ऊपर गई, दैट इज अ कंफर्मेशन की हम लोग राइट साइड में है। तो जैसे ही प्राइस ने उसको टेस्ट किया इमीडिएटली रिएक्शन दिया और प्राइस जो है उसने इंट्राडे में नया हाई दिया। बट अभी के लिए अभी भी जो रेंज है वो एंटायरली सभी सेम ही रहेगा। डेली पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी 60 के आसपास आरएसआई होल्ड हो रहा है। तो 60 का जो रेंज है ये रेंज ले ब्रेक होने के लिए थोड़ा सा और समय प्राइस ले सकती है। तो अगेन जो रेंज है वो एंटायरली अभी भी सेम ही रेंज रहेंगे इसके अंदर। एक बार हम लोग 125 मिनट पे जाते हैं, तो 125 मिनट में क्या हो रहा है कि 40 भी सपोर्ट लिया है, 60 ब्रेक नहीं कर रहा है, तो 125 मिनट के हिसाब से तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा, दैट इज बैंक निफ्टी। और 60 मिनट में कहीं ना कहीं 40 भी ब्रेक कर दिया है, 60 भी ब्रेक कर दिया है, तो चॉपीनेस क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन नहीं है। तो चॉपीनेस में क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक बड़े रेंज में, जैसे कि अभी ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर रेंज में ही बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहेगा प्राइस, और ऐसा लगता रहेगा कि आज इतना टूट गया, नेक्स्ट डे इमीडिएटली प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये एक चॉपी रेंज रहेगा। यहाँ पे आपको लो पे बाय और हाई पे सेल, यानी जो रेंज हमने मार्क करके रखी है उसके पास में बाय और सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटीज, यानी इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा मूव। अगर आप टॉप या बॉटम आपको पास मिल जाता है तो बहुत अच्छा मूव आपको वहां पे देखने मिल सकता है।
उसके बाद में हमने एक मीडिया सेक्टर देखा था कि मीडिया सेक्टर में कहीं ना कहीं अभी भी एक स्पेस बची है, जो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो अभी भी सेम हमारा व्यू रहेगा, अगर हम लोग मीडिया सेक्टर के और भी दूसरे भी कोई स्टॉक अगर देखते हैं तो अभी भी बहुत अच्छा उसके अंदर हम लोगों को मोमेंटम कंटिन्यू होते दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो स्टॉक हमने देखे थे, तो बेसिकली हमारे जो स्टॉक थे, एक तो नज़ारा था जो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है, जो करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करेक्शन हमको मिला नहीं, और प्राइस हमारे रेंज से काफी ऊपर गई, तो हम लोग प्राइस को चेज नहीं करेंगे। बट अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग ब्रेकआउट उसमें जरूर लेंगे। जी हमने देखा था, तो जी भी एक करेक्शन आया और फिर से प्राइस ऊपर जा रही है। उसके बाद में और भी जो इसके स्टॉक रहेंगे, जैसे नेटवर्क 18 रहेगा, तो ये भी यहां से हम लोगों को और इसमें भी अपमूव कंटिन्यू देखने मिल सकता है। बस हमको क्या चाहिए, एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट इसमें हमें जब मिलेगा, तो हम लोग इसके जो और भी स्टॉक्स रहेंगे मीडिया सेक्टर के, उसमें हम लोग ट्रेड लेने का जरूर सोचेंगे। बट कब, जब हमें उसमें कोई प्रॉपर एक सेटअप मिलेगा और जहां पे हम लोग प्रॉपर एंट्री कर सकते हो और एग्जिट हमारा हमको बहुत क्लियर रहेगा। अब जो भी सेक्टर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो सेक्टर रहेगा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास में आके रुके हैं। तो जैसे कि ये एटो सेक्टर है, एटो सेक्टर जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास में आके रुका है, RSI 60 के पास में है, तो इसीलिए निफ्टी को भी ऊपर जाने में थोड़ा सा देर लग रहा है। FMCG सेक्टर तो अभी भी ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो जो मंथली का यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मंथली का ये सप्लाई जोन है, तो ये अभी ब्रेक होने में कहीं ना कहीं उसको टाइम लगेगा। यहाँ पे बाय करना है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो ये भी अगेन एक रेंज में ही ऊपर नीचे हो रहा है, चॉपीनेस ही रहेगा। तो अगेन इसीलिए निफ्टी में जो है एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये आपको डायरेक्शन में आपको मूवमेंट दिखाई देगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी काफी स्ट्रांग है। लेटेस्ट का अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर आपको एक डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। अभी आने वाला वीक कंफर्म करेगा ये डाइवर्जेंस कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वीक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में। अभी भी निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में हम लोग बाय बन के ही चलेंगे, कोशिश करेंगे कि हमको इसके पर्टिकुलर सेक्टर पे बाय के बारे में ही सोचेंगे। डेली में जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगेन ये भी 60 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मोमेंटम के लिए हमको क्या चाहिए, RSI ने 60 ब्रेक करना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीक निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एनर्जी अगर देखेंगे तो एनर्जी भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में है, तो ये एक सेक्टर रहेगा। जैसे कि ये वाला सेक्टर है कि अभी इसने हाई ब्रेक किया है, लो तो ब्रेक नहीं किया, तो एनर्जी सेक्टर में भी हम लोगों को अपमूव देखने मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर व सेम निफ्टी के जैसा ही इसका चार्ट है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो एक सप्लाई के पास में है, तो अभी भी हम लोग इसको बाय करना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। निफ्टी आईटी वो भी सप्लाई जोन के पास में ही है, अभी भी ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो अगर लास्ट वीक के रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है, तो एक बड़े मूव की तैयारी यहाँ पे इसमें भी चल रहा है। मीडिया ऑलरेडी हमने देख लिया है कि यहाँ पे भी एक बेस कैंडल बना है, बट इमीडिएटली हाई पे बाय क्यों नहीं करना है, यहीं पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है। आप हाई पे बाय करोगे तो अटक जाओगे, थोड़ा भी सेलिंग आ गया तो आप हाई पे अटक जाओगे। मेटल मेटल अभी भी ये कंसोलिडेशन रेंज में ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फार्मा बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए अभी भी हमको इसके अंदर वेट करना है। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखेंगे। तो निफ्टी फार्मा भी कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी रियलिटी हो सकता है कि ये एक रेंज के पास में ही है, बट इसने कहीं ना कहीं हाई ब्रेक किया और एक बेस कैंडल बनाया है। तो हो सकता है कि निफ्टी रियलिटी, बट ये भी अगेन सप्लाई के पास में, बट निफ्टी रियलिटी के अंदर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अगर ये रेंज ब्रेक हो रही है, तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो काफी टाइट रेंज में, यानी ये एक जो बड़ा रेड कैंडल बना है ना, इसी के अंदर प्राइस कंसोलिडेट हो रही है।
अब ये बड़ा रेड कैंडल है, अब ये क्या हो गया, ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल बन रहा है और रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है इसके अंदर भी। तो निफ्टी रियलिटी में भी अगर आइदर साइड ऊपर या नीचे के साइड में रेंज ब्रेक होगा तो हम लोग निफ्टी रियलिटी के भी स्टॉक्स को इंट्राडे के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी हम लोग ट्रैक करेंगे। तो आपको हमें जो अभी ध्यान रखना रहेगा, एक निफ्टी रियलिटी है जो सबसे अच्छा हम लोगों को लग रहा है। HDFC लाइफ जो हमने काफी दिन से हम लोग ट्रैक कर रहे थे कंटिन्यूअसली, देखो ये अप मूव ही देते जा रहा है, अभी भी इसके अंदर बहुत अच्छा अप ट्रेंडिंग या फिर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो 780 जो भी करेक्शन आएगा, ये करेक्शन में ये स्टॉक बाय करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कंसोलिडेशन हुआ है 690 के नीचे प्राइस ना जाए, पहला जो हमने स्टॉप लॉस देखा था समवेयर अराउंड 650 का हम लोग स्टॉप लॉस सोच के चल रहे थे इसको बाय करने का। बट अभी भी बहुत अच्छा इसके अंदर मूव आना बाकी है, काफी दिनों, बहुत यानी लगभग 2021 का है, इसने 2025 में तोड़ा है। तो इसके अंदर भी अभी भी हम लोग जो भी करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा, जितना भी नीचे हमको अगर प्राइस मिल रही है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी हम लोग बाय करने का सोचेंगे। लास्ट वीक या फिर उसके पहले के वीक ये एक स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बट छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना कि इसके अंदर कुछ खास प्राइस एक्शन हमें देखने नहीं मिला था। बट एक अच्छा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट कैसा चाहिए तो वो हम लोग एक बार इसमें एक्सप्लेन, मैं आपको बताऊंगा कि एक कंसोलिडेशन हम लोगों को कैसा चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मार्क कर रहा हूं जहां पे मैं एक नंबर दे रहा हूं, तो यहां से हम लोग देखेंगे तो प्राइस नीचे आया है। इसके पहले क्या हुआ है, तो इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस ऊपर गई है। जहां पे मैंने 1 नंबर मार्क किया है वहां से प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहां पे हम लोग इसको मार्क करते हैं 2, और यहां से फिर से प्राइस जो है ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में यहां से ये पर्टिकुलर एक वाला जो पॉइंट था इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमको एक क्लोजिंग नहीं मिला और वापस पॉइंट 3 से प्राइस नीचे आ गई। अब पॉइंट 3 से प्राइस जब नीचे आ गई, अब प्राइस जो है ना ऊपर नहीं जा पा रही है। और अब यहां पे आपको बहुत ध्यान देना है, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस जो है ये जो एक रेड कैंडल यहां पे बना हुआ है, मैं अब उसको एरो मार्क कर रहा हूं, ये एरो मार्क किया है। तो ये एरो जो मार्क किया है ना, देखा इसके अंदर ही पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मैं इसको अगर एक बॉक्स मार्क कर दूं तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वीक्स के लिए प्राइस जो है ना कहीं ये पर्टिकुलर रेड कैंडल के अंदर ही प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है। अब और एक पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि यहां पे जो एक रेड कलर का आपको एक मूविंग एवरेज दिख रहा है, दैट इज अ 9 EMA। अब प्राइस जो है ये 9 EMA के ऊपर नहीं जा पा रही है, यानी इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है, देखो हर बार जो प्राइस है ना 9 EMA को रेजिस्टेंस ले रही है। और यहां पे जो मैंने कैंडल स्टिक के अंदर 2 मार्क किए हैं एरो, उसके बाद में जो प्राइस है ना 9 EMA के ऊपर जाके क्लोज हो गए और धीरे धीरे ऊपर ही सस्टेन कर रही है। तो क्या हुआ, जहां से जो हमारा बाइंग चालू हुआ था दैट इज पॉइंट 2, प्राइस उसी के बॉटम पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही थी। अब रेजिस्टेंस तो हमको पता है 1817 का रेजिस्टेंस था। अब प्राइस इस रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया, कहां पे टेस्ट किया, ये वाले कैंडल पे। अब जैसे ही प्राइस ने इसको टेस्ट किया, अब देखो जो यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा था ना कि प्राइस 9 EMA के नीचे है, और यहां पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस ये नए 9 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। तो क्या हो रहा है, ऊपर में ये मेरा जो ब्लैक लाइन था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये यहाँ पे जो है प्राइस सपोर्ट का काम कर रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी जाऊंगा तो लेटेस्ट प्राइस एक्शन जो है ये वाला,
तो यहां पे भी देखोगे तो क्या हो रहा है ना, प्राइस 9 EMA के पास में ही कंसोलिडेट कर रही है। और यहां से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला, और ये ब्रेकआउट हमने लाइव ट्रेड लिया था, यानी इस दिन इस दिन हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो समवेयर अराउंड 1850 के आसपास हमें एंट्री मिला था उसके अंदर। और लगभग हमारा जो डे लो है, वो डे लो हमारा स्टॉप लॉस था, तो समवेयर अराउंड 35 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस था। अब टारगेट की अगर बात करोगे तो 1:2 जो रहेगा वो 70 का था, बट इतने दिनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा था और हम लोग उसको हर दिन ट्रैक कर रहे थे। तो इस दिन जो हमने ना इसमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया, जो क्लोजिंग के पास में समवेयर अराउंड 2050 के आसपास में हम लोग इसके अंदर एक प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। अगर रिस्क रिवॉर्ड की आप देखोगे तो यहाँ पे 5:1:5 इतना हमको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने मिला। तो जो बेस्ट कंसोलिडेशन है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्राइस जो है देखो वीकली में भी 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है। और एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए अभी जो मैं बोल रहा हूं वो पॉइंट नोट करना, फॉर अ गुड ब्रेकआउट प्राइस जो है ना मेरे रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी है। ओके, जो मेरा रेजिस्टेंस है ना वो उस रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट होना हो बहुत जरूरी है पास में, यानी मैं और भी आपको इसमें पिक्चर दिखाता हूं कैसे दिखता है। तो ये 16 मई का वीक यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 16 मई के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये मेरा जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस के पास में ही प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, यानी यहाँ पे जो भी सेलिंग के ऑर्डर्स थे कहीं ना कहीं ये बायर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जहां पे सेलर्स जीरो हो गए और सडनली प्राइस ने एक अच्छा खासा जंप लिया है। तो अभी भी अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है और समवेयर अराउंड 1817 1832 अगर आता है तो ये स्टॉक अपर वापस से हम लोग बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये था हमारा कंसोलिडेशन के हिसाब से जो पैटर्न बनना चाहिए था। अगेन एचडीएफसी लाइफ में भी देखोगे तो यहाँ पे देखे तो कहीं ना कहीं ये 9 EMA के ऊपर नीचे हो रहा है, और जहां पे जब प्राइस को ब्रेकआउट लेना था ये वाला प्राइस को जब ब्रेकआउट लेना तो देखो 9 EMA के ऊपर ही प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये काम करेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा ही ये काम करेगा, सिस्टम फेल जाएगा। जिस दिन फेल जाएगा उस दिन स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलना जरूरी है। क्यों ऐसा हुआ उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो अगेन एक ब्रेकआउट के पहले भी अगर 9 EMA के पास में ही बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल कैंडल आ रही है, तो जो ब्रेकआउट आना है तो क्या होता है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट होना जरूरी है। जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यानी प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है और प्राइस ने ये ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। ऐसा ब्रेकआउट बहुत कम असरदार होता है, बट जो कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास में होता है और फिर ब्रेकआउट आता है तो वो थोड़ा सा सस्टेनेबल ब्रेकआउट रहता है। तो अगेन नेक्स्ट वीक थोड़ा सा चॉपी मार्केट हम लोगों को देखने मिल सकता है, क्योंकि प्राइस जो है प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक आध वीक अगर हमने ट्रेड नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक प्राइस हमको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा तो हमको उसमें ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। किसी को अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक।